Good morning, friends. How are you? It has been a long time we had last discussions और आज मौका मिला है आपसे बातचीत करने का। और सर ने मुझे बताया कि कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं जो मेंस के रह गए हैं, उसे पूरा करना है। और उस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों की डिमांड आई टू फिनिश जीएसटी। तो आज हम लोग जो है जीएसटी पर चर्चा करेंगे। जीएसटी स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स फॉर यूपीएससी एज वेल एज़ फॉर योर पीसीएस एग्ज़ाम्स। और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपको मालूम ही है कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अपकमिंग 4 अक्टूबर को आईएएस का मेंस है और आई थिंक 11 अक्टूबर शायद पीसीएस का प्रीलिम्स है और आईएएस का प्रीलिम्स आपका 4 अक्टूबर को है। तो उसको देखते हुए हम लोग करेंगे। और ऑलरेडी जीएसटी को लेकर के हमने क्लास में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया है। जस्ट यू गो थ्रू दैट नोट्स, आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मेन फोकस जो हम लोगों का रहेगा वो जीएसटी को मेंस में हमें कैसे पिकअप करना है, कैसे आंसर लिखने हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट ईयर जीएसटी पर एक मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ था आईएएस के एग्ज़ाम में। तो हम लोग उसी को देखते हुए जो है आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो टॉपिक हम लोगों का डिस्कशन का है दैट टॉपिक इज़ मेनली ऑन जीएसटी। और शायद जीएसटी का टॉपिक रह गया था क्लास में डिस्कस करने के लिए, तो आज हम लोग जीएसटी को डिस्कस करेंगे। जीएसटी को डिस्कस करना है, लेकिन जीएसटी को डिस्कस करना है स्पेशली फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और जीएसटी आप जानते हैं जैसा कि एक टैक्स है। तो जीएसटी को अगर हम डिस्कस करें, जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स क्लास में बात बताई भी है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके कुछ डायमेंशंस में आप ब्रेक कर लें तो आपको उस टॉपिक को समझने में अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू ब्रेक जीएसटी इन डिफरेंट पार्ट्स और इफ़ यू ब्रेक जीएसटी इन डिफरेंट टॉपिक्स इन डिफरेंट इशूज़, तो आप देखेंगे कि जीएसटी के कई डायमेंशंस निकल के आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी दैट व्हाट इज़ जीएसटी, जीएसटी है क्या। फिर आप डिस्कस करिए कि जीएसटी क्यों आया इंडिया में, वाई जीएसटी। और फिर आप डिस्कस करेंगे कि जीएसटी का इम्पैक्ट क्या पड़ा, जीएसटी का प्रभाव क्या पड़ा, स्पेशली प्रभाव क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेते हुए हमें इम्पैक्ट पड़ना है। हमने आपको एक बार क्लास में ऑलरेडी बताया था दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। यूपीएससी ये जो टर्म होते हैं, इन्हीं सारे टर्म्स में नंबर छिपे होते हैं। यूपीएससी ने पूछा इम्पैक्ट, आपने आंसर में लिख दिया सिग्निफिकेंस, आपके नंबर कट जाएंगे, नहीं मिलेगा। क्योंकि सिग्निफिकेंस का मतलब अलग होता है, इम्पैक्ट का मतलब अलग होता है। अगर उसने पूछा इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, दैट मीन्स यू हैव टू राइट बोथ द थिंग्स, दैट इज़ द पॉजिटिव पॉइंट ऑल्सो and the negative point also. In other sense you can say that is critical analysis. अगर उसने पूछा significance of GST in Indian economy, तो you have to write only positive points. तो आज का जो हमारा शेड्यूल है, वो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम लोग बेसिकली इन्हीं 3 पार्ट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी भारत सरकार क्यों लेकर के आई और जीएसटी का इम्पैक्ट क्या पड़ा। लास्ट ईयर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी आया था जीएसटी पर, और जीएसटी में जो मेंस में क्वेश्चन था, आई थिंक दैट वाज लाइक दिस, दैट डिस्कस द नंबर ऑफ टैक्सेस सबमर्ज्ड इन जीएसटी एंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन जीएसटी। और अगर आपको याद होगा तो क्लास में मैंने आफ्टर मेंस एग्ज़ाम, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम, क्लास में मैंने आपको जीएसटी का रेवेन्यू पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जीएसटी का रेवेन्यू अप एंड डाउन कैसे जा रहा है। द हिंदू की मैंने वो कटिंग भी आपको क्लास में दिखाई थी। और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस दी नंबर ऑफ टैक्सेस सबमर्ज्ड इन जीएसटी एंड एनालाइज द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द जीएसटी। तो आपको इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। पहले पार्ट में आपको लिखना है लिटिल बिट अबाउट जीएसटी, फिर आपको बताना है नंबर ऑफ टैक्सेस मर्ज्ड इन जीएसटी, और फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे कि जीएसटी का क्या रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि जीएसटी को जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे जीएसटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी का शेयर स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है, जीएसटी का शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है, जीएसटी का टोटल शेयर भी स्टेट को जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेते हुए आपको अपने आंसर को डिस्कस करना है। तो आज का पूरा सेशन जो मैंने डिज़ाइन किया है वो इसी टॉपिक को इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि टैक्स क्या होता है, व्हाट इज़ टैक्स।
अब टैक्स क्या होता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेंस में तो ये आएगा ही नहीं आपसे, दे विल नॉट आस्क यू टू राइट ऑन टैक्स, व्हाट इज टैक्स, बट अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्स, दैट व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है। तो टैक्स की सिंपल सी डेफिनेशन इन अ लेमैन लैंग्वेज अगर हम टैक्स को डिफाइन करें तो हम कहते हैं टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द सिटीजन्स टू द गवर्नमेंट। टैक्स वो कंपल्सरी पेमेंट है जो नागरिकों के द्वारा सरकार को दिया जाता है और जिसका कोई ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर। कोई भी गवर्नमेंट अपने पब्लिक के ऊपर टैक्स क्यों लगाती है, तो पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाया जाता है अल्टीमेटली फॉर दी वेलफेयर। हमें रोड चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमको कैपिटल चाहिए। तो ये कैपिटल कहाँ से आएगा, ये कैपिटल टैक्स से आएगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को वेलफेयर स्टेट कहा गया। अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ दैट इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब ही यही होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे टैक्स आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं लेती है, बल्कि आपके वेलफेयर के लिए लेती है। बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले जब हमारे यहाँ टैक्सेस लगा करते थे, दैट इज़ ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट और ड्यूरिंग मुगल टाइम, तो आप देखेंगे टैक्स वॉज बेसिकली एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर, कि पब्लिक को हमें परेशान करना है, पब्लिक को हमें डराना होता है टैक्स लेकर के। अभी गवर्नमेंट टैक्स आपसे लेती है तो वो टैक्स आपको रिटर्न भी करती है, दैट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर। जो हमारा टैक्स है वो बेसिकली प्रोग्रेसिव इन नेचर है कि हमें टैक्स से पब्लिक के वेलफेयर पे पैसा खर्च करना है, हमको उसको अच्छा रोड देना है, अच्छा स्कूल देना है, अच्छा लाइफ देनी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा, अल्टीमेटली पैसा पब्लिक से ही लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो बेसिकली व्हाट इज़ टैक्स, तो अगर आपको डिफाइन करना है, कभी किसी ने आपसे पूछा इंटरव्यू वगैरह में, कभी कभी यूपीएससी के इंटरव्यू में बहुत सिंपल सी लाइन पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। या सपोज़ करिए आपसे ही किसी ने पूछ लिया बताओ टैक्स में, कर में और शुल्क में क्या अंतर होता है, तो आप क्या डिफाइन करेंगे। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है दैट इज़ मेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूटी जो हम पे करते हैं वो हम बेसिकली किसी एक वस्तु पर देंगे, एक ड्यूटी पर देंगे, हम एक गुड्स पर देंगे। ड्यूटी हमेशा गुड्स पे दी जाती है, टैक्स जो होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे दी जाती है। जैसे एक इनकम टैक्स हो गया, जैसे कस्टम ड्यूटी होता है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है टैक्स और ड्यूटी में। टैक्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो टैक्स का क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेसिकली ब्रॉडली हम 2 पार्ट में टैक्स को ब्रेक करते हैं। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस इन क्लास, जस्ट गो थ्रू दैट नोट्स from prelims point of view and you will find that I have already told you that tax is basically divided into 2 parts. One is your direct tax and second is your indirect tax. अगर गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टैक्स को डिफाइन करेंगे इंडिया में या डिवाइड करेंगे इंडिया में, तो यू विल डिवाइड टैक्स अगेन इनटू 2 पार्ट। वन इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स एंड सेकेंड इज़ द स्टेट गवर्नमेंट टैक्स। एक सब डिवीज़न और हो जाता है दैट इज़ द लोकल गवर्नमेंट टैक्स। स्थानीय शासन जो टैक्स लगाते हैं उन्हें लोकल गवर्नमेंट टैक्स कहते हैं। जनरली जब हम लोग टैक्स को डिफाइन करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अब क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होगा जो जिस पर लगेगा उसी के थ्रू दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर इनकम टैक्स, द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कैसे, सपोज करिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन ए हुज इनकम इज फॉर एग्जांपल 5 लाख पर एनम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट में कहा कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए है तो उसे 10% हमें टैक्स देना। तो ये ए पर्सन ही तो अपनी 5 लाख रुपए में से गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो जिस पर लगा है उसने टैक्स दिया है, तो इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लगेगा किसी पर, पे करेगा कोई और। जैसे फॉर एग्जांपल वैट, और जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जीएसटी। नाउ जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, वैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये वैट और ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल वैट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है, या एंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, लगेगा किसी पर, देगा कोई और। अब वैट सपोज करिए फॉर एग्जांपल वैट पेट्रोल पे लगता है, डीजल पे लगता है, तो पेट्रोल और डीजल पे वैट लगेगा
तो पेट्रोल पंप का जो ओनर होगा उसको गवर्नमेंट को वैट देना है, लेकिन वो ओनर ये वैट लेगा किससे? सो दिस वैट इज बेसिकली कलेक्टेड बाय दैट ओनर फ्रॉम द पब्लिक। हमसे और आपसे ही ये वैट लिया जाता है। ये डस्टर अगर मैन्युफैक्चर हुआ है, तो ये डस्टर अगर मैन्युफैक्चर्ड होगा, तो जब ये डस्टर इंडस्ट्री से निकला होगा तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई इंस्पेक्टर्स बैठे होंगे जिन्होंने इस डस्टर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई होगी। एक्साइज ड्यूटी लगाई तो एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी लगी, वहाँ से ये मार्केट में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सेल टैक्स लगा दिया, राज्य सरकारों ने सेल टैक्स लगाया। इसी सेल टैक्स को किसी स्टेट में हम लोग वैट कह दिया करते हैं। तो सेल टैक्स की जगह पर वैट आया था, अब इस पर वैट भी लग गया। तो वैट लगा तो जब ये मैन्युफैक्चर हुआ तो इसकी कॉस्ट 3 रुपये थी, एक्साइज ड्यूटी लग गई तो इसकी कॉस्ट 5 रुपये हो गई, वैट लग गया तो इसकी कॉस्ट 10 रुपये हो गई। अब मैं गया, डस्टर मैंने परचेज़ किया, तो कस्टमर मैं हूँ, तो शॉपकीपर ने मुझसे इसकी कॉस्ट जो है वो 20 रुपये कलेक्ट कर ली। तो अल्टीमेटली आई एम दैट कस्टमर हु इज़ पेइंग 20 रुपीज़। तो मैन्युफैक्चर हुआ ये डस्टर 3 रुपये में, बट आई हैव टू पे how much rupee? That is the 20 rupees. Now why this duster is costing 20 rupees? Just because of this indirect tax. तो indirect tax वो टैक्स है जो लगेगा किसी पर, देगा कोई और। डायरेक्ट टैक्स क्या है? लगता जिस पर है देता, जिस पर लगता है वही पे करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है टैक्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। अब अगर इस क्लासिफिकेशन को देखा जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट, तो ये बेसिकली हमारे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स का क्लासिफिकेशन है। नाउ एज यू ऑल नो, यू मस्ट हैव स्टडीड इन पॉलिटी दैट इंडिया इज़ बेसिकली अ फेडरल कंट्री। और इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, तो जहाँ फेडरलिज्म होता है, जहाँ पर फेडरल सिस्टम पाया जाएगा, वहाँ हमेशा 2 फॉर्म की गवर्नमेंट होंगी, वन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज़ द स्टेट गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप स्टडी करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, so you will find that there is a financial relation between center and the state। एक वित्तीय संबंध का भी जिक्र संविधान में किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में। तो जब आप इस वित्तीय संबंध को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, बहुत सारे टैक्सेस हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल वैट इम्पोज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो केंद्र और राज्य के बीच में भी हमने करों का डिवीजन कर दिया है। और जब केंद्र और राज्य के बीच में हमने स्टेट्स में टैक्सेस को डिवाइड किया है, तो उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं कहीं पर इकोनॉमिक्स में भी हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज़ द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एंड जीएसटी इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नाउ व्हाट इज दिस लोकल गवर्नमेंट, और या लोकल टैक्स क्या होते हैं? लोकल टैक्स कुछ और नहीं है। लोकल टैक्स इज बेसिकली दोज टैक्सेस विच आर गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे टैक्सेस जो राज्य सरकारें स्थानीय गवर्नमेंट को लगाने की परमिशन देती हैं, उन्हीं को हम लोग बेसिकली लोकल टैक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पंचायतों को बहुत सारे अधिकार होते हैं टैक्स लगाने का, नगर निगम को बहुत सारे अधिकार होते हैं टैक्स लगाने का। जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ में नगर निगम है, अब आप कहीं चले जाइए रोड पे आप देखिए होल्डिंग्स लगी रहती हैं। अब ये होल्डिंग पर जो टैक्स लगेगा, इस होल्डिंग पर टैक्स कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेगा, कौन लेगा? नगर निगम लेता। तो ये होल्डिंग का टैक्स कैसा हो गया? नगर निगम का लोकल टैक्स हो गया। पार्किंग होती है, पार्किंग पर टैक्स कौन लेता है? लोकल गवर्नमेंट लेती है। तो ये टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को ड्राइव करती है, लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करती है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स द पावर टू द लोकल गवर्नमेंट टू कलेक्ट ऑल दीज टैक्सेस। तो इन शॉर्ट बेसिकली ये टैक्स का स्ट्रक्चर रहा, टैक्स का क्लासिफिकेशन रहा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अभी अगर समझ में आया हो तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब जीएसटी की शुरुआत करते हैं। तो इसी इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज़ जीएसटी। अब आप ये समझिए कि ये जीएसटी क्या है और क्यों लाया गया। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दैट वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी। जीएसटी was introduced on 1st जुलाई 2017 और अपकमिंग 1 जुलाई 2020 को उसके 3 साल भी हो जाएंगे। और मोदी गवर्नमेंट का वन ऑफ द माइलस्टोन
इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। और अगर आप इसको देखें तो इट्स ट्रू, और इसमें कोई डाउट भी नहीं, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल सेक्टर में इंडिया के या इकोनॉमिकल सेक्टर में इंडिया के द बिगेस्ट रिफॉर्म एवर मेड इन इंडिया इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। और जीएसटी को लाने के लिए बड़ी हाई तौबा मची, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, क्योंकि ये इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म हमारे देश में रहा। एक रिफॉर्म 1991 में भी आया था इंडिया में, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी मॉडल, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको भी हम इकोनॉमिक रिफॉर्म मानते हैं, इसने भी भारत में बहुत कुछ चेंज किया। लेकिन एलपीजी मॉडल से भी बड़ा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म रहा, स्पेशली इन टैक्स स्ट्रक्चर, दैट इज़ योर जीएसटी। अब जीएसटी इतना बड़ा रिफॉर्म रहा, जीएसटी को लेके इतना क्योटिक सिचुएशन इंडिया में बनी, तो क्यों बनी? सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन क्यों आए, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतना वास्ट कंट्री है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हमारे देश में बहुत सारे रहे, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना अपना व्यू था। क्योंकि आप जानते हैं कि जीएसटी को जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये बिल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी का नहीं है, स्पेशल मेजॉरिटी का है। तो यहाँ पर पास होने के लिए हमको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, प्लस हमको 50% स्टेट से इसको रेक्टिफाई भी कराना है। अब इतना अगर आपको इसके लिए चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योटिक कंडीशन रहेगी ही रहेगी। तो अल्टीमेटली फ़िलहाल बीजेपी गवर्नमेंट वॉज सक्सेसफुल एंड इट इंट्रोड्यूस जीएसटी ऑन 1 जुलाई 2017। तो अगर हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलें और अपने के यहाँ 1 जुलाई 2017 से पहले टैक्स को हम लोग एनालाइज करें, तो आप पाएंगे कि हमारे क्या नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स थे टैक्सेस स्ट्रक्चर में। और आप देखिए कि इंडिया ने तो बहुत देर में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। यूरोपियन कंट्रीज़, इवन बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान ने हमसे पहले ही जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अगर आप हमारे देश में देखेंगे कि क्या ड्रॉबैक्स रहे, क्या ड्रॉबैक्स रहे, दिस इज़ वाई। अब यूपीएससी ने पूछा एनालाइज दी रीजंस बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, तो आप क्या लिखेंगे? आप ये सारे ड्रॉबैक्स लिखेंगे कि क्या ड्रॉबैक्स था। इसी ड्रॉबैक को देखते हुए हम जीएसटी लेकर के आए। तो क्या ड्रॉबैक रहा, गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी? तो अब देखिए हमारे देश में एक सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक ये था टैक्स को लेकर के, कि हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अलग अलग राज्य में अलग अलग टैक्स, यूपी में कोई चीज़ खरीदनी है उसके लिए अलग टैक्स देना है, एमपी में जाना है उसके लिए वहाँ कोई चीज़ खरीदनी है उसके लिए अलग टैक्स देना है, कोई कार है उसका रेट यूपी में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, लिकर है यूपी में अलग होगा, गोवा में अलग होगा, तो लोग गोवा चले जाते हैं पीने के लिए। तो अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करते थे। अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होने से पब्लिक को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, और जब पब्लिक को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो इकॉनमी में हमेशा इन्फ्लेशन रहेगा, हमेशा महंगाई रहेगी। और क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए इन्फ्लेशन का हाई होना जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो हमें ये भी देखना था कि कैसे हम इन्फ्लेशन को कम करें, कैसे हम यूनिफॉर्मिटी लेकर के आएँ। हम एक यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते थे पूरे इंडिया में, एक टैक्स, एक समान टैक्स होगा, आप कहीं भी जाइए आप एक ही टैक्स पे करिए। तो हमको इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना था, हमको यूनिफॉर्मिटी भी लेकर के आना था टैक्स स्ट्रक्चर में, प्लस हमको अपने देश में बिज़नेस करने का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट था, जो एटमॉस्फेयर था, जिसको हम लोग कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, उसको भी बढ़ाना था। जब से मोदी गवर्नमेंट बनी तो आप देखेंगे कॉन्टीन्यूसली इंडिया की रैंकिंग जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट का ये मानना था कि बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ टैक्सेस टू बी पेड बाय द पर्सन हैम्पर्स द बिजनेस इन इंडिया। तो ये जो बहुत सारे टैक्सेस पब्लिक को देने पड़ते हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इकॉनमी में बिजनेस जो होता है वो रुकता है। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि ये टैक्स सब खत्म हो जाए, इतने सारे टैक्स ना लगे, एक ही टैक्स लगे, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा बढ़े। अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा तो हमारे क्या FDI आएगा, बाहर से लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट होगा, FDI आएगा, तो हमारे क्या डेवलपमेंट होगा। जब डेवलपमेंट होगा तो हमारे क्या प्रोडक्शन होगा।
जब प्रोडक्शन होगा तो हमारे के यहाँ जॉब्स मिलेंगी, जब जॉब मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो इकॉनमी आपकी फिर रोटेट करेगी। तब तो हम आगे चल करके, मैंने आपको कई बार क्लास में बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्रीम है कि हमको इंडिया को कितने ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनानी है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हमें रन करनी। तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी रन करने के लिए हमें ये सब चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इंडियन गवर्नमेंट चेंज ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद टैक्स स्ट्रक्चर जो इंडिया में था उसका वन ऑफ द मेजर नेगेटिव एरिया वाज द कैस्केडिंग इफेक्ट। इकोनॉमी में एक टर्म आता है, अक्सर आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में रहता है, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट इज़ नथिंग बट इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पब्लिक बाय टैक्स ऑन टैक्स। जब टैक्स पर टैक्स लगेगा तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पब्लिक पे पड़ता है उसी को हम लोग कैस्केडिंग इम्पैक्ट करते हैं, और इस नेगेटिव इम्पैक्ट से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये डस्टर का एग्जांपल दिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड ड्रिंक है। अब कोल्ड ड्रिंक बनी 2 रुपये में लेकिन बिकती है 50 रुपये में। दिस इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पब्लिक कि टैक्स हमारे यहाँ इतने टैक्सेस लगते हैं कि ये 2 रुपये की कोल्ड ड्रिंक 50 रुपीज़ में बिकती है। नाउ दिस इज़ नोन एज द कैस्केडिंग इफेक्ट। तो गवर्नमेंट इस कैस्केडिंग इफेक्ट को भी कम करना चाहती थी। गवर्नमेंट पब्लिक को एक सिंपल टैक्स स्लैब देना चाहती थी। हमारे यहाँ एक टर्म आता है न्यूज़पेपर वगैरह में, मैंने क्लास में भी ये डिस्कस किया है, दैट इज़ टैक्स टू जीडीपी रेशियो। एक टर्म आता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है दैट व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स इन इंडियाज़ जीडीपी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट की 1000 रुपये की अर्निंग है तो इस 1000 रुपये की अर्निंग में व्हाट इज़ द अर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू टैक्स, ये हमारे देश में बहुत कम है, नेगेटिव इन कंपैरिजन टू चाइना। अब गवर्नमेंट को टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ाना है कि लोग पब्लिक गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा दे। दैट्स वाई इन द बिगनिंग आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ टैक्स। और गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? जब पब्लिक टैक्स ज़्यादा देगी तो गवर्नमेंट की जीडीपी बढ़ेगी, मीन्स गवर्नमेंट की अर्निंग बढ़ेगी। जब गवर्नमेंट की अर्निंग बढ़ेगी तभी तो गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर पैसा खर्च कर पाएगी, तभी तो हम आपको अच्छी हेल्थ दे पाएंगे, अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छा सिस्टम दे पाएंगे। तो हमें अल्टीमेटली टैक्स को बढ़ाना है जीडीपी में। और लोग टैक्स क्यों कम देते हैं? क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना वास्ट स्ट्रक्चर आदमी समझ ही में नहीं आता है टैक्स हमारे देश में कैसे देना है, क्या है क्या नहीं है। सीए रखना पड़ता है, सीएस को हायर करो, वो बताएगा टैक्स कैसे देना है कैसे नहीं देना है। पब्लिक को टैक्स की नॉलेज ही नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हमारे यहाँ टैक्स का। और ये टैक्स का सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड क्यों है इतना? ब्रिटिशर्स के टाइम का टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया में हमारा, तो हमें टैक्स को चेंज करना है, उसको और सिंपल करना है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए कि पब्लिक टैक्स से दूर ना भागे, पब्लिक गवर्नमेंट को टैक्स देने में इंटरेस्ट शो करे। कि हमारे यहाँ टैक्स की चोरी बहुत होती है, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ टैक्स इवेजन बहुत होता है, टैक्स को इवेड बहुत किया जाता है, चुराया बहुत जाता है। और ये सारे टर्म्स टैक्स मिटिगेशन, टैक्स इवेजन, ये सब मैंने क्लास में आपको डिस्कस कराया है इकॉनमी वाली क्लास में, टैक्स के स्ट्रक्चर में। तो आप प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए कि ये टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स मिटिगेशन वगैरह क्या होता है। तो टैक्स की चोरी, टैक्स का इवेजन रोकने के लिए हम पब्लिक को एक कॉमन, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देना चाहते थे। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस जीएसटी। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि जीएसटी का सारा क्रेडिट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी गवर्नमेंट को ही दिया जाए। जीएसटी पर या जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की जो कहानी है, इट्स वेरी लॉन्ग। द फर्स्ट स्टेप to introduce GST was taken during Atal Bihari Vajpayee government in the year 2002-2003. 2002-2003 में कमेटी बनी थी, एक टास्क फोर्स बना था, इनफैक्ट एक कमेटी बनी थी केलकर कमेटी। उस केलकर कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट किया था टू इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म टैक्स नोन एज जीएसटी, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी गवर्नमेंट, उस समय अटल जी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में थी, तो लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास नहीं हो पाया। मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा।
तो बिल ही नहीं पास हो पाया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स जो थे वो विरोध कर रहे थे, स्पेशली तमिलनाडु गवर्नमेंट। आई रिमेंबर तमिलनाडु गवर्नमेंट जो समय जयललिता गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी विरोध कर रही थी कि हम जीएसटी को नहीं लाने देंगे, जीएसटी नहीं इंट्रोड्यूस हो पाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली अटल जी के टाइम पर ये इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थे, पॉलिटिकल रीजंस थे जिसकी वजह से नहीं लागू हुआ। आफ्टर अटल गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह ट्राइड टू पास जीएसटी, उनके टाइम पर भी जीएसटी का बिल लोकसभा में लाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली दैट ऑल्सो लैप्स्ड, क्योंकि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट भी माइनॉरिटी में थी तो वो भी नहीं पास करा पाए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कह लीजिए, या मोदी जी फॉर्चुनेट इनफ हैं कि जब वो आए 2014 में तो उनकी गवर्नमेंट सेंटर में भी आ गई मेजॉरिटी में, और नंबर ऑफ़ स्टेट्स में भी आ गई। नंबर ऑफ़ स्टेट्स में आ गई तो जितने स्टेट से हमको पास कराना था उतने स्टेट से बिल पास हो गया। बिल पास हो गया तो जीएसटी उनके गवर्नमेंट के टाइम पर 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये बेसिक कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ तक अगर क्लियर हो तो हम आगे बढ़ें आगे, ठीक। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट व्हाई जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस। अब हम लोग समझते हैं दैट व्हाट इज़ जीएसटी, जीएसटी होता क्या है। तो जीएसटी आप जानते ही हैं, एक किसी भी बच्चे से भी पूछेंगे अगर तो वो भी बता देगा कि जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सो देयर आर नंबर ऑफ़ फीचर्स ऑफ जीएसटी। जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर क्वेश्चन पूछा गया आपसे दैट व्हाट इज़ जीएसटी, मेंस में आया, इंटरव्यू में पूछा गया, तो जीएसटी के कई फीचर्स हैं, तो उन फीचर्स को आप डिफाइन कर देंगे तो आप बता देंगे दैट व्हाट इज़ जीएसटी। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी क्या है, तो सबसे पहला आंसर ही निकलता है स्टूडेंट का दैट जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने आपको बताया जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। एक फीचर ये है जीएसटी का कि जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, ये बहुत ही वृहद टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। दूसरा फीचर ये है कि जीएसटी जो है ये मल्टी स्टेज्ड टैक्स है, क्लियर। और इनडायरेक्ट टैक्स, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, मल्टी स्टेज टैक्स प्लस जीएसटी जो टैक्स है हमारा बेसिकली वो पब्लिक के थ्रू लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से एक वेलफेयर स्टेज या एक वेलफेयर कंट्री को बनाने का, एक टैक्स स्ट्रक्चर को बनाने का एक कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि जीएसटी बहुत ही एक सिंपल टैक्स है। न्यूज़ में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो जीएसटी की जो नॉमिनक्लेचर था उसको भी दो लोगों ने अलग अलग डिफ़ाइन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी को कहा, मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी को कहा दैट जीएसटी इज़ नॉट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कहा गया जीएसटी इज़ गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड्स नहीं, गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब अलग होता है और गुड का मतलब अलग होता है। तो राहुल गांधी ने क्रिटिसाइज़ किया जीएसटी को, तो उन्होंने कह दिया इट्स अ गब्बर सिंह टैक्स। गवर्नमेंट का मानना था, राहुल गांधी का मानना था सॉरी, कि जो जीएसटी आया है वो पब्लिक को वेलफेयर नहीं बल्कि एक्सप्लॉइट करने के लिए आया, क्योंकि जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है या जीएसटी की जो डिज़ाइनिंग है वो ठीक नहीं है, अनप्रिपेयर्ड है। खैर हमको उसमें नहीं जाना, वो एक जो है पॉलिटिकल इशू है। तो जीएसटी के बहुत सारे फीचर्स हैं, आप अपने आंसर में इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, एक मल्टी स्टेज टैक्स है, ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का जो है वेलफेयर का है, एक सिंपल टैक्स है कि पब्लिक को एक सिंपल टैक्स मिले, एक सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर मिले जिसे पब्लिक जीएसटी देना पसंद करे और गवर्नमेंट को रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब अगर इसे हमें एक्सप्लेन करना हो तो आप देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स हमने आपको बता ही दिया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स का मतलब है बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है। बहुत लार्ज एरिया को कवर करने का मतलब है गुड्स पर भी लगता है, सर्विसेज पर भी लगता है, और एक अच्छा एरिया उसको दिया गया है जीएसटी को लेकर के। मल्टी स्टेजेस टैक्स का मतलब होता है वो हर एक स्टेज पर लगता है। डेस्टिनेशनल टैक्स भी है, आप इसका एक फीचर और ये भी ऐड कर सकते हैं कि जीएसटी इज़ बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है जीएसटी जहाँ पर प्रोडक्ट जा रहा होगा वहाँ पर जीएसटी लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूपी और एमपी के बीच में ट्रेड हो रहा है तो जहाँ सप्लाई जाएगी, जहाँ सप्लाई दी जाएगी, जो डेस्टिनेशन होगा वहाँ पर जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, वहाँ पर जीएसटी दिया जाएगा। तो एक फ़ीचर आप इसमें डेस्टिनेशन टैक्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं जीएसटी का। जीएसटी से रिलेटेड
कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जीएसटी जब लाया गया तो मैंने आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे, तो इस बिल को पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा राज्यसभा से ये पास हुआ। अब लोकसभा राज्यसभा से ये पास हुआ है विद स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टेट्स में गया। नंबर ऑफ़ स्टेट्स में जा कर के वहाँ से 50% स्टेट ने इसको रेक्टिफाई किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया, तब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। सो दिस वाज बेसिकली 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब है, अगर बात करें बिल की बात करें तो कहेंगे ये बेसिकली 122nd बिल था। और जब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो बिल बिकेम एन एक्ट। जब एक्ट हो गया तो ये 101 हो गया। दिस ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट बेसिकली फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम मैंने सब लिखाया है क्लास में, आप इसको देख सकते हैं अपने उस नोट से। अब जीएसटी का जो थर्ड डायमेंशन है अगर उसको हम डिस्कस करें, दैट इज़ इम्पैक्ट, तो हम लोग इम्पैक्ट पर बढ़ेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी नो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आई। सो प्लीज़ आप बता दीजिए, अगर ना समझ में आए तो हम एक एक फिर आपको फिर समझा देंगे एक एक चीज़ें। तो अगर समझ में आया हो तो हम आगे बढ़ें। तो अगर हम लोग इम्पैक्ट को देखें तो इम्पैक्ट मैंने आपको बताया ही कि इम्पैक्ट में हमको पॉजिटिव और इम्पैक्ट में हमको नेगेटिव लिखना है। अब इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव लिखने का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या मतलब जीएसटी लाने से फ़ायदा क्या और जीएसटी के लाने से नुकसान क्या। अच्छा, फ़ायदा क्या, तो इसको रटना नहीं है, इसको याद नहीं करना है। जो ऑब्जेक्टिव आपने लिखे हैं कि जीएसटी क्यों लाया गया वही पॉजिटिव है। जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या है वही आप पॉजिटिव में लिख डालिए। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्लोगन मोदी जी का हमेशा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो जीएसटी का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करना चाहती है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। बीच में अगर आपने देखा होगा जब जीएसटी आया था तो अमिताभ बच्चन ऐड भी करते थे वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स का। अच्छा, गवर्नमेंट वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स से क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, उसके ऊपर एक टैक्स लगे, सिंपल टैक्स लगे और उसको एक बाज़ार मिले, उसको 10 टैक्स ना देना पड़े। आप कहीं भी शॉपिंग करिए आपको एक ही टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप लखनऊ में शॉपिंग करिए, चाहे आप कानपुर में शॉपिंग करिए, चाहे आप बेंगलोर में, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर में। तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे कई स्लोगन्स हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वन लॉ, जैसे वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। अब जीएसटी का नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक मार्केट बनाना, तो एक मार्केट बनाने का मतलब क्या हो गया? मार्केट को हमें ईज़ करना है। तो आप नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट लिख सकते हैं कि मेकिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया बेटर, भारत में बिजनेस करना हमें और आसान बनाना है, ये एक पॉजिटिव आ सकता है। फिर आपको और पॉजिटिव पॉइंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसे इन्फ्लेशन को कम करना, जस्ट टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन, क्योंकि मैंने बताया ना कास्केडिंग इफेक्ट पड़ता है तो उससे महंगाई बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कास्केडिंग इफेक्ट ना पड़े, जिससे कि इन्फ्लेशन हमारे देश में कम हो, क्योंकि जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो पुअर सेक्शन को, मिडिल क्लास को हो जाती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन कम रहे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, वन नेशन वन मार्केट रहे, सिंपल टैक्स मिले, पीपल फ्रेंडली टैक्स हो हमारा, एफडीआई इंडिया में इंक्रीज़ हो। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट आ सकता है कि इंडिया में एफडीआई बढ़े। अब एफडीआई बढ़े तो एग्ज़ाम में वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग अपने आंसर को एडजस्ट करना आपको सीखना पड़ेगा कि हमको देखना है कि 200 वर्ड में लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है। इसी को अब आप आगे और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसी को आप आगे और भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी को आप आगे और भी इलेबरेट कर सकते हैं कि एफडीआई आएगा तो क्या होगा, फिर उससे क्या होगा। उससे जनरली जो भी मैंने बताया था, एफडीआई आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जॉब मिलेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और मैंने आपको क्लास में हमेशा बताया है कि जब भी आप एंड करेंगे अपने आंसर को तो आप हमेशा लिखेंगे गवर्नमेंट का टारगेट टू मेक इंडियन इकोनॉमी ऑफ $5 ट्रिलियन, जब तक आप बीजेपी गवर्नमेंट में यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको अपने आंसर में ये लाइन लानी ही लानी है कि भारत सरकार का ड्रीम है टू मेक इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी।
एज फार एज नेगेटिव पॉइंट्स आर कंसर्न, अब नेगेटिव बताना है तो नेगेटिव, अब इसको क्रिटिसाइज़ कर दीजिए कि जीएसटी से नेगेटिव क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी वाज अपोज बाय द ट्रेडर्स, ट्रेडर ने इसको विरोध किया इसका, क्यों? क्योंकि ट्रेडर को लगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नंबर ऑफ़ फाइलिंग होती है। अच्छा, इंडिया डिजिटल भी नहीं है इतना कि लोग, डिजिटल लिटरेसी भी हमारे के यहाँ कम है, इतने डिजिटल फ्रेंडली भी नहीं है, और जीएसटी जो है वो डिजिटल फाइल होती है, तो फाइलिंग इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, नया नया था, तो लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल पाई थी। अब ट्रेनिंग नहीं मिल पाई तो पब्लिक इसको समझ ही नहीं पाई, तो काफ़ी इसका विरोध हुआ जीएसटी को लेकर के। प्लस जब जीएसटी आया तो लोगों को लगा कि जीएसटी के आ जाने से आपके नंबर ऑफ़ सीएस और सीएस को हायर करना पड़ेगा, तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी जीएसटी का विरोध किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया ही आपको, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने नाम इसका चेंज कर दिया था, गब्बर सिंह टैक्स रख दिया था। ऐसे ही साउथ इंडिया में मैंने बताया ही आपको, जयललिता ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया था कि जीएसटी नहीं आना चाहिए। जीएसटी नहीं आना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इसको अपोज क्यों कर रहे थे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वैट। स्टेट गवर्नमेंट की जो सबसे ज़्यादा इनकम होती है वो वैट से होती है, और वैट किसी भी हालत में स्टेट गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाहते। अब जब जीएसटी लगा तो वैट हट गया, और ध्यान रखिएगा प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि वैट पूरी तरह से नहीं हटा है। वैट उस पे से हटा है जिसके ऊपर जीएसटी लगता है। अगर जीएसटी लग रहा है तो वैट नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी नहीं लगता, तो पेट्रोल और डीजल पर वैट लगता है। अब अगर वैट हट गया तो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी। तो इसीलिए कई स्टेट गवर्नमेंट्स थे जिन्होंने इस पॉइंट को विरोध किया कि जीएसटी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वैट उनके अंडर में आता है, वैट लगाना उनका पार्ट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वैट को हटा रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ़ टैक्सेस इसमें मर्ज हुए, वो अभी मैं आपको बता दूंगा, लिखा दूंगा कौन कौन से टैक्सेस इसमें मर्ज हुए हैं वैट जीएसटी में। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया कि वैट हट जाएगा और जीएसटी आ जाएगा, तुम्हारी इनकम कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप नेगेटिव पॉइंट्स को भी एलैबोरेट कर सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए नंबर ऑफ़ टाइम्स जीएसटी को और सिंप्लीफाई किया जा रहा है, इसकी फाइलिंग सिंप्लीफाई की जा रही है, ई फाइलिंग होती है इसमें, और इंडिया में कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल का, आपको पता ही है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे उस पर वर्कआउट कर रही है कि हम कैसे नेगेटिव पॉइंट्स को कम करें। नंबर ऑफ़ रिफॉर्म्स हुए हैं जीएसटी पे कि कैसे हम जीएसटी को और ईजी करें, ईजी मोड में लेके आएँ, ट्रेडर्स फ्रेंडली लेकर के आएँ। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को अपने आंसर में लिख सकते हैं और अपना आपका आंसर तैयार कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। अब आप एक लास्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहें तो आप लिख लें कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हो गए। तो जो जो टैक्सेस जीएसटी में मर्ज हुए हैं प्लीज़ आप उसको लिख लीजिए। तो लिखिए, लिखाना है तो आप लिख लें प्लीज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आप लिखिए वैट, और वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि वैट जो है नॉट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से वैट हटा नहीं है। वैट जो है आज भी पेट्रोल और डीजल पे लगता है। और बीच में आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि राहुल गांधी की तरफ से डिमांड भी उठी थी कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में लाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल अगर जीएसटी में आ जाएगा तो जो जीएसटी के रेट्स हैं उससे पेट्रोल और डीजल के रेट सस्ते हो जाएंगे। हमारे देश में गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड मिलता है टू इम्पोज टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। सबसे जल्दी अगर गवर्नमेंट को रिवेन्यू कलेक्ट करना होता है तो पेट्रोल और डीजल पर रेट बढ़ा देती है, 20 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, तो उससे कई करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है। अब अगर पेट्रोल और डीजल को हम जीएसटी में ले आए तो पेट्रोल और डीजल के रेट ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि पेट्रोल और डीजल पर 40% से ज़्यादा हम टैक्स पे करते हैं। और आप देखिए जीएसटी के जो रेट्स हैं, जो दरें हैं जीएसटी की, वो 5% हैं, 10%, 12%, 18%, सॉरी 5, 12, 18 और 28%। अब अगर हाईएस्ट को अगर हम देख लें 28% है, और वैट आज 40% लग रहा है पेट्रोल और डीजल पे, तो भी तो कम है। और अगर हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ले आएँ और 28% टैक्स लें, तो जो पेट्रोल और डीजल 70 रुपीज़, 80 रुपीज़ का मिलता है, वो 28%, दैट इज़ द हाईएस्ट स्लैब इन जीएसटी,
फिर भी 40 से कम है तो पेट्रोल और डीजल के रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये डिमांड है कि पेट्रोल डीजल को वैट से हटा के जीएसटी में लाना चाहिए, बट दिस इज़ अप टू द गवर्नमेंट। लेट्स सी अपकमिंग डेज में हो सकता है पेट्रोल और डीजल भी जीएसटी में आ जाए, बट स्टेट गवर्नमेंट्स इसका विरोध करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक अच्छा खासा सोर्स इनकम का स्टेट गवर्नमेंट्स का वैट है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए हैं, तो प्लीज़ आप लिखिएगा, बताइएगा कि वैट मर्ज हुआ है, लेकिन वैट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया गया है, आज भी वैट लग रहा है। इसी तरीके से सर्विस टैक्स है आपका, आप नोट कर सकते हैं, सर्विस टैक्स है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी है आपका। एडिशनल कस्टम ड्यूटी बेसिकली काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, और काउंटर वेलिंग ड्यूटी मैंने आपको क्लास में लिखाया है, आप उसको प्लीज़ वहाँ से देख सकते हैं। स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इसको एलिमिनेट किया गया। एंट्री टैक्स ख़त्म हो गया, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ख़त्म हो गई। एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी दो अलग अलग होते हैं। एंट्री टैक्स क्या होता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई प्रोडक्ट जा रहा होता है, उत्तर प्रदेश से ट्रक निकला महाराष्ट्र गया, तो ये एंट्री टैक्स है, यहाँ पर उसको एंट्री टैक्स देनी पड़े। आप देखिए कितने लंबे लंबे ट्रक जो हैं एक एक दिन तक खड़े रहते थे एंट्री टैक्स को पे करने के लिए। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी चुंगी कर होती है, कभी कभी आप देखते होंगे लोकल लेवल पे नगर निगम या कुछ लोग जो है डंडा लिए बैठे रहते हैं, जैसे ही मेरे नगर निगम क्षेत्र में आप आए, नगर पालिका क्षेत्र में आ पाए, तो आपको टैक्स दे के जाना पड़ेगा। तो ये एंट्री टैक्स, ये ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये सब भी ख़त्म किया गया, इसको भी जो है जीएसटी में लाया गया। एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में शामिल कर लिया गया, जैसे मूवीज़ वगैरह आप देखने जाते थे तो आपको एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता था, वो भी अब जीएसटी में आ गया। एंटरटेनमेंट टैक्स भी ख़त्म हो गया। अम्यूज़मेंट टैक्स भी ख़त्म हो गया, वो भी जीएसटी में आ गया। तो नंबर ऑफ़ टैक्सेस के एग्जांपल्स हैं जो जीएसटी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंट्री टैक्स क्या है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या है, चुंगी कर और प्रवेश। इसी एंट्री टैक्स को आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईजीएसटी कर दिया है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जीएसटी को अभी स्लैब्स के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें, तो एक सीजीएसटी है दैट इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, one is the SGST that is collected by the state government, one is IGST and last one is UGST। ये मैंने प्रीलिम्स में लिखा है, आप इसको वहाँ पर देख लीजिएगा। CGST that is collected by the central government, लेकिन ये केंद्र कलेक्ट करती ज़रूर है, बट सारा पैसा केंद्र का नहीं होता है, इसी की तो लड़ाई हो रही है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CGST से जो शेयर स्टेट्स का है उसको रिलीज़ किया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स आर इन रिसेशन। स्टेट गवर्नमेंट दे आर फेसिंग लैक ऑफ मनी प्रॉब्लम एंड दे हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिलीज द शेयर फ्रॉम CGST। CGST केंद्र कलेक्ट करती ज़रूर है, इस पॉइंट को आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछे आपसे इंटरव्यू वगैरह प्लीज़ आप बताएं उसको। CGST सेंटर कलेक्ट करती है, लेकिन इसमें भी स्टेट्स का शेयर होता है, इससे स्टेट्स को पैसा जाता है। SGST जो होता है ये टोटली स्टेट का होता है, SGST टोटली स्टेट का है, और जितना लॉस होगा, वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट, GST के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि GST की वजह से जो भी लॉस स्टेट को होगा फॉर नेक्स्ट 5 years वो कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को देगी। तो SGST जो होता है वो स्टेट कलेक्ट करती है, स्टेट ही रखती है। नाउ व्हाट इज IGST? IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब एक प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में गया तो वहाँ एंट्री टैक्स लग गया। तो एंट्री टैक्स लगने पर उत्तर प्रदेश में किसी प्रोडक्ट का रेट 10 रुपये है, वो मध्य प्रदेश में गया तो वहाँ वो 50 रुपये का हो गया, क्योंकि उस पर एंट्री टैक्स लग गया। अच्छा, होता क्या है कि प्रोड्यूसर यूपी है, टैक्स ले कौन रहा है? एमपी। तो उत्तर प्रदेश को नुकसान हो रहा है, एमपी को फ़ायदा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो झगड़ा होता था हमारे यहाँ, ये जो टसल चलती थी, इसी को ख़त्म करके IGST इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिवाइडेड अमंग द स्टेट्स। तो ये जो IGST है इसको भारत सरकार कलेक्ट करती है और राज्य का जो शेयर होता है राज्य को दे देती है, क्योंकि हमारे क्या आप जानते हैं जो फेडरलिज्म या जो फेडरल सिस्टम है
वो इस तरीके से है कि काफ़ी बड़ा विवाद चलता रहता है, केंद्र और राज्य में लड़ाई होती रहती है, राज्य में लड़ाई होती रहती है। तो आज जीएसटी में भी आप देखिए अक्सर केंद्र राज्य से, तो राज्य केंद्र से। रिसेंटली वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ था, और भी बहुत सारे जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वो सेंटर पे आरोप भी लगाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ एक्टिंग एज अ स्टेप मदर, कि हमको जीएसटी का पैसा नहीं देती हैं वगैरह वगैरह। ये यूजीएसटी क्या है? ये यूजीएसटी है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जो यूटीज़ हैं, वहाँ पर ये टैक्स लगता है। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट टैक्स है। मेनली आपको 2 ज़्यादा जानने हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप कभी भी देखिए कोई प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो आप देखते होंगे उस पर जीएसटी जब आप पे करते हैं तो ऐसे लिखा रहता है, सीजीएसटी लिखा रहेगा, एसजीएसटी लिखा रहेगा। अब जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 20% जीएसटी लग रहा है, जो कि 20% स्लैब है नहीं, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 20% इज़ द रेट ऑफ जीएसटी। नाउ फ्रॉम दिस 20%, 10% विल बी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% विल बी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप देखिए कोई भी आप स्लिप लेंगे तो उस पर 2 रेट लिखे रहते हैं, एक सीजीएसटी लिखा रहता है, एक एसजीएसटी लिखा रहता है। तो इसको इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। तो मैंने ओवरऑल लास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए मैंने डिस्कस किया कि कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हो गए, क्या जीएसटी रहा है क्या नहीं है, और क्या इसका इम्पैक्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर मेंस एग्ज़ाम। मेंस में यही एनालिसिस है कि क्या इसका प्रभाव पड़ा है हमारी अर्थव्यवस्था पर, क्या इम्पैक्ट पड़ा। कोविड-19 की वजह से इंडिया में जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही है कि ये कोरोना की वजह से देयर इज़ अ डाउनफॉल, डिक्लाइन इन द कलेक्शन ऑफ जीएसटी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एश्योर किया स्टेट गवर्नमेंट को कि उनको पैसे की कमी नहीं होगी। और रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि भारत सरकार ने कुछ पैसा जीएसटी का रिलीज़ कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे वो अपने डेवलपमेंट पर खर्च कर सकें। सो